Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. In today's lecture, in this particular lecture, I am going to discuss the amendments applicable for December 2022 exam pertaining to the paper सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जिसको हम शॉर्ट में एसबीसी बोलते हैं, ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इस पेपर के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सी, जो अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑफ द पीरियड 1st of January 2022 to 30th of June 2022. इस 6 महीने के पीरियड में 1 जनवरी 2022 से लेके 30 जून 2022, इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इट इन अदर वर्ड्स, before 1st January 2022, that is up to 31st December 2021, 31 दिसंबर 2021 तक, वहाँ तक के जो अमेंडमेंट्स हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, आपको ऑलरेडी उसकी जानकारी आपको पता है. अगर आपको 31 दिसंबर 2021 तक के अमेंडमेंट्स नहीं है, आपके उसके नोट्स या लेक्चर नहीं है, तो दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, दैट इज sangeetkedia.academy.com. वहाँ पे अमेंडमेंट के लेक्चर्स भी पढ़े हैं और नोट्स भी है, दोनों हैं आपको, एंड दैट इज़ फ्री फॉर ऑल. कोई भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर भी और नोट्स भी, ठीक है. तो अगर आप ऑलरेडी 31 दिसंबर 2021 तक के अमेंडमेंट्स आपने ऑलरेडी अपडेट कर रखे हैं, बोथ लेक्चर एज वेल नोट्स, तो ओके है. नहीं तो अगर नहीं है तो पहले आप उसको अपडेट कीजिए. उसके लिए आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट, द वेबसाइट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, दैट इज sangeetkedia.academy.com, एंड वहाँ पे आपको पहले के अमेंडमेंट मिल जाएंगे. मैं अभी के लेक्चर में इस 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2022, इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं फॉर एसबीसी पेपर ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वो मैं कवर करने जा रहा हूँ फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम. अच्छा, एक और बात, 30 जून 2022 के बाद, दैट इज 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, इस में जो भी अमेंडमेंट्स आए, अब जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं 1 जुलाई 2022 उस दिन या उसके बाद, ये दिसंबर 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है. कहीं आप कोई बात सुन लेते हैं कि सर ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, डोंट बी बॉदर्ड, क्योंकि दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम, बिकॉज यू नो दैट इज अ क्राइटेरिया ऑफ 6 मंथ्स एज पर द आईसीएसआई गाइडलाइंस. एग्जाम से 6 महीने पहले तक जो चेंजेज आते हैं, सिर्फ वही आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं. इसका मतलब दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए 30 जून 2022 तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल है. उसके बाद के जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, that is 1st July 2022 onwards, that is not applicable for December 2022 एग्जाम. तो इसलिए उसके बारे में कहीं सुने हैं कि ये अमेंडमेंट आ गया, वो आ गया, डोंट गेट कंफ्यूज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो आपके लिए दिसंबर 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं हुआ. इज दैट क्लियर? नाउ इन दिस पर्टिकुलर पेपर, सिर्फ दिसंबर 2022 के लिए एसबीसी पेपर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इस पीरियड में सिर्फ एक मेन अमेंडमेंट आई है. वो क्या है? आप एक चैप्टर पढ़ते, चैप्टर नंबर 12, मिसलेनियस टॉपिक्स. उसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते निधि कंपनी, और निधि कंपनी से रिलेटेड आप एक रूल्स पढ़ते हैं, दैट इज कंपनीज निधि रूल्स 2014. इस रूल्स में कुछ मेजर चेंजेस आ गए हैं बाय एन अमेंडमेंट. उस अमेंडमेंट का नाम है कंपनीज निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022, एंड दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम 19th of April 2022, 19 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव हुए अमेंडमेंट रूल्स. इन अमेंडमेंट रूल्स ने
कई सारे चेंजेस कर दी इन दिस एग्जिस्टिंग रूल्स, कंपनी निधि रूल्स 2014। तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके इस टॉपिक पे आ गया। लॉट ऑफ स्मॉल चेंजेस आते हैं, लॉट ऑफ, एक नहीं कई सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं। तो इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जो निधि कंपनी करके जो पूरा पूरा टॉपिक है इन दिस चैप्टर नंबर 12 मिसलेनियस टॉपिक, वो पूरा फ्रेश पूरा मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस कई सारे जगह बताने में कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं नए सिरे से ये आपको पूरा नए मतलब पूरा निधि कंपनीज का पूरा टॉपिक है, नए नोट्स और नया लेक्चर ये अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द निधि कंपनीज। तो मैंने बता दिया, और एक दिस इज द ओनली अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम इन द एसपीसी पेपर, और कोई अमेंडमेंट नहीं है आपको इस पेपर में, दैट इज द एसपीसी पेपर फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम। इज दैट क्लियर? सो मैं निधि कंपनी स्टार्ट से लेके एंड तक फ्रेश तरीके से मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो आप पहले वाला लेक्चर को आप हटा दीजिए ये, और पहले वाले नोट्स को हटा दीजिए निधि कंपनी के, क्योंकि लॉट ऑफ चेंजेस आती है इन द कंपनी निधि रूल्स 2014 बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट रूल्स, कंपनी निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 विथ इफेक्ट फ्रॉम 19th of April 2022। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड देखिए निधि कंपनी का क्या कंसेप्ट है। See, let's say there are certain persons, और उनको लगता है कि सब हम आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को एक कंपनी फॉर्म में हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एंड देन कंपनी विल बी कॉल्ड ए निधि कंपनी, और वो सारे लोग उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। और सारे मेंबर्स हम क्या करेंगे, एक हैबिट डेवलप करेंगे, will have develop a habit of थ्रिफ्ट एंड सेविंग। सर क्या मतलब है? थ्रिफ्ट का मतलब होता है कम खर्च करना, या कह सकते हैं फिजूल खर्ची नहीं करना, या कम से कम में आपने खर्चे और ट्राई। अच्छा, जब कोई बंदा थ्रिफ्ट की हैबिट डेवलप कर लेगा, मतलब कि फालतू खर्चे नहीं करेगा, क्या दे विल लॉट ऑफ सेविंग। जब आप बहुत पैसे फालतू खर्च करते हो तो सेविंग नहीं होती, लेकिन अगर आप थ्रिफ्ट मीन्स डेवलपिंग द हैबिट वेयर यू यूटिलाइज द मनी इन अ वेरी जुडिशियस मैनर, आप एक्स्ट्रा वेगेंजा में नहीं पड़ते, फालतू के खर्चे नहीं करते, दैट इज कॉल्ड थ्रिफ्ट। ऑटोमेटिकली सेविंग विल बी देयर। तो उस कंपनी के जो भी मेंबर होंगे, जैसे मान लिया कंपनी के मेंबर M1, M2, M3 एंड सो ऑन MN, ये मेंबर जो भी सेविंग करेंगे वो चाहे तो सेविंग को इस कंपनी को डिपॉजिट के फॉर्म में दे सकते हैं, तो क्या उसका कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी एक एडवांटेज है। और फ्यूचर में जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप इस कंपनी से लोन ले सकते हैं, ये कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करेगी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अगेन सम सिक्योरिटी। इट विल नॉट बी अनसिक्योर्ड लोन, इट विल सिक्योर्ड लोन। मेंबर को कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्रिएट करने की इन फेवर ऑफ दिस कंपनी। तो अगर देयर लॉट ऑफ पर्सन जिनको लगता है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट हमें एक ऐसी कंपनी बना लेनी चाहिए, और हम सब उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, एंड हम भी ऑल शुड ट्राई टू सेव लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ थ्रिफ्ट, एंड जो सेविंग होगी दैट विल गिव इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट टू दैट कंपनी जिसके हम मेंबर होंगे, एंड दैट इज दिस बेसिकली निधि कंपनी, एंड वो कंपनी हमें उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करेगी। तो उससे आपको क्या अर्निंग शुरू होगी आपकी सेविंग से, सेविंग हैज बिकम द इन्वेस्टमेंट, एंड फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है पैसे की तो हम उस कंपनी से ही लोन ले सकते हैं एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह सकते हैं कि आपकी कभी पैसे की नीड है दैट वो भी पूरी हो जाएगी, एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है सेविंग्स है उसको आप डिपॉजिट के फॉर्म में देके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो दैट विद कह सकते हैं कि म्यूचुअल बिन, और ये कंपनी से मेंबर से ही डिपॉजिट देती है और मेंबर्स को ही लोन दे देती है, नॉन मेंबर से कोई डीलिंग नहीं। तो कह सकते हैं दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑल द मेंबर्स, एंड दिस काइंड ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज द निधि कंपनी। और जितने भी मेंबर्स होंगे दे विल बी ओनली इंडिविजुअल्स। कभी भी निधि कंपनी के नॉन इंडिविजुअल लाइक बॉडी, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट ये मेंबर नहीं बन सकते, बिकॉज ये छोटी छोटी नीड्स को पूरे करने के, इंडिविजुअल की नीड्स पूरे करने के लिए कंसेप्ट है। इसलिए यहाँ कोई बॉडी, कॉर्पोरेट या कोई ट्रस्ट ये मेंबर नहीं बन सकते, दैट इज नॉट अदर कंपनी बन सकते बट नॉट ऑफ ए निधि कंपनी, बट नॉट ऑफ ए निधि कंपनी। तो ये आपका कंसेप्ट है थोड़ा सा निधि कंपनी का। इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 406 में
निधि कंपनी कंसेप्ट दे रखा है सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो मैंने कंसेप्ट ब्रीफली बताया, और साथ में सेक्शन 406 बोलता है कि सर निधि कंपनीज के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 406 में जो पावर दे रखी है, रेड बी सेक्शन 469 इज जनरल पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। तो सेक्शन 406 रेड बी सेक्शन 469 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल्स बना रखे जो मैं बताया था, एंड जो रिसेंटली अमेंड हुए हैं, कंपनीज निधि रूल्स 2014 which can recently be amended by companies निधि amendment rules 2022 with effect from 19th April 2022, जिससे मेजर चेंजेस रूल्स में आपको आ गए। तो इस रूल्स के प्रोविजन में हम पढ़ेंगे विच इज रिलेटिंग टू निधि कंपनी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, टू रेगुलेट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द निधि कंपनी। तो ब्रॉडली दिस द कंसेप्ट ऑफ निधि कंपनी, जो भी मैंने डिस्कस किया कि निधि कंपनी क्या होती है। देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। निधि कंपनी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ निधि is to carry on the business accepting deposits and lending money to member borrowers only from those members, उन्हीं को सिर्फ जो मेंबर्स हैं, अगेंस्ट ज्वेलरी एक्सेट्रा एंड मॉर्टगेज, मतलब बेसिकली सिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड नहीं होता, अगेंस्ट मॉर्टगेज और प्रॉपर्टी। निधि कंपनी है इफेक्टिवली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब बैंकिंग का काम तो नहीं कर रहे लेकिन फाइनेंस का काम कर, लोन दे रहे हैं, एनबीएफसी हैं, एंड आर इंगेज इन द बिजनेस एक्सेप्टिंग एंड मेकिंग लोन्स टू देयर मेंबर्स। सिर्फ मेंबर्स, सबके लिए नहीं, इट्स नॉट, तो कह सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए मिलकर बना लिया एंड ऑल दैट। और ऐसा कंसेप्ट ओवर अ पीरियड टाइम बहुत सारे जगह आपको लोकल एरिया में काम करते हैं। नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एक कुछ लोग वहाँ पे 100, 200, 400 लोग आपको इकट्ठे हो गए एंड दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द निधि कंपनी और समथिंग लाइक दैट। एंड ये अगले पैराग्राफ में वही सब डिस्कस कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, निधि रूल्स 2014, ये मैंने बताया, इन एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 406 रेड बी सेक्शन 469 और कंपनीज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट है इशूड द निधि कंपनी, पूरा नाम ये निधि कंपनीज निधि रूल्स, शॉर्ट में निधि रूल्स बोलते हैं, कंपनी निधि रूल्स 2014, टू रेगुलेट सच कंपनी द रेलेवेंट प्रोविजन। अब उसकी जो प्रोविजंस हैं इस रूल्स के वो हम डिस्कस करते हैं। मेन प्रोविजन रूल्स में ही है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ निधि कंपनी, डेफिनेशन में आपको नजर आएगा जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया। निधि कंपनी की डेफिनेशन जो दे रखी है अंडर रूल 3DA ऑफ कंपनी निधि रूल्स 2014, यहां पे क्या डेफिनेशन दे रखी है? इट सेज दैट निधि मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि, आपने इनकॉर्पोरेशन ही किया है जो निधि कंपनी, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, डेवलपिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स मेंबर। बताया था मैंने आपको कि अपने मेंबर, जो भी मेंबर्स है उनको ये इंकरेज करती है कि यू डेवलप द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, एंड जब थ्रिफ्ट को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक सेविंग विल बी देयर, एंड रिसीविंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। अब जब सेविंग होगी तो मेंबर्स उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट के लिए डिपॉजिट दे सकते हैं, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, एंड लेंडिंग द मनी टू इट्स मेंबर्स फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। क्या जो कंसेप्ट बताया था वही बात डेफिनेशन में जा रही है, सारे मेंबर्स का म्यूचुअल बेनिफिट है, एंड लास्ट में विच कंप्लाई विद द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेटिंग सच क्लास ऑफ कंपनी, एंड साथ में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के प्रोविजन फॉलो करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए टू रेगुलेट सच। एंड गवर्नमेंट ने कौन से रूल बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से रूल बनाए? कंपनीज निधि रूल्स 2014। तो ये डेफिनेशन है, कह सकते हैं डेफिनेशन जो मैंने बताई यहाँ पे एज गिवन द रूल 3DA, कैन आई से दैट इट इज नथिंग बेसिकली, definition is nothing but basically so we are going to discuss the provisions of these rules made by central government
in relation to the निधि companies that we are going to discuss. सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि. रूल नंबर 4, फर्स्ट, हमेशा जो निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इट विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी. और इसकी मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख, कम से कम 10 लाख पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी कुछ समय पहले तक मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर निधि कंपनी वाज 5 लाख. अभी मैंने बताया कंपनीज निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 इफेक्टिव फ्रॉम 19 अप्रैल 2022, उससे बहुत सारे चेंजेज आए इस रूल्स में. एंड एक चेंज ये कि साहब 5 लाख को 10 लाख कर दिया. पहले मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 लाख थी, अब 10 लाख कर दी. तो ऐसी बहुत सारी निधि कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती थी जिनकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे ज़्यादा थी, बट नॉट 10 लाख हो सकता है, क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट ही 5 लाख की. तो उनके लिए टाइम दे दिया कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और जिनकी पेड अप इक्विटी 10 लाख से कम है, 5 लाख या उससे ज़्यादा है, 5 लाख तो होगी, पहले भी रिक्वायरमेंट थी, उनको विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अमेंडमेंट, दैट इज 18 मंथ्स फ्रॉम 19 अप्रैल 2022, जिस दिन अमेंडमेंट आया, दे हैव टू इंक्रीज देयर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10 लाख. इसका मतलब जिनकी पहले से 10 लाख है वो तो ठीक है. अब जो नई निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 19 अप्रैल 2022, वो तो शुरू से ही 10 लाख से ही, लेकिन जो पहले से बनी हुई थी उनको 18 महीने का समय दे दिया फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट कि उनको अपनी कैपिटल को बढ़ा के कम से कम 10 लाख पे लाना है. अच्छा, निधि कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है. अगर किसी निधि कंपनी ने पहले से प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे थे जब कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, तो उस ओल्ड एक्ट में अलाउड था, तो उनको दे हैव टू रिडीम दैट निधि कंपनी विल हैव टू रिडीम दोस प्रेफरेंस शेयर्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस. जिस टर्म्स एंड कंडीशन आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको रिडीम करना. बट जब से नया एक्ट आया तब से कोई भी निधि कंपनी को अलाउड नहीं है टू इशू द प्रेफरेंस शेयर्स. लेकिन जिन्होंने पहले इशू कर रखे थे अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्ट, दे हैव टू रिडीम अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू. अच्छा, हर एक निधि कंपनी का मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ा कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट उसके मेमोरेंडम में नजर नहीं आना चाहिए. क्या the only object should be that it should have memorandum में object क्या होगा, it will develop the habit of, cultivate the habit of thrift and saving amongst its member, and will receive the deposits from his members and will lend the money to members and for the mutual benefit. और कोई काम नहीं करेगी. This will be the only object of निधि कंपनी and that will be reflected in the object clause. and object clause में इसके अलावा मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं कर सकते. हर निधि कंपनी के नाम के अंत में 2 वर्ड्स जरूर होंगे, निधि लिमिटेड. नॉर्मली सिर्फ लिमिटेड वर्ड होता है एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी. ये हमेशा पब्लिक कंपनी है, लेकिन खाली लिमिटेड होने से पता नहीं चलेगा इस नॉर्मल पब्लिक कंपनी है, इट्स पब्लिक कंपनी इन द फॉर्म ऑफ निधि कंपनी. दैट्स वाई यहाँ रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी निधि कंपनी होगी उसके नाम के अंत में लास्ट में 2 वर्ड्स होंगे, निधि लिमिटेड. तो पता लग जाएगा कि इट्स निधि कंपनी. एंड एवरी निधि कंपनी जब पब्लिक कंपनी तो वो लिमिटेड से सिग्निफाई हो जा रहा है. एंड हर निधि कंपनी के नाम के अंत में 2 वर्ड जरूर होंगे, निधि लिमिटेड. So these are the provisions relating to the incorporation nidhi given the rule 4 of company nidhi rules 2014. Now we move on to the next rule, that is declaration nidhi. Declaration as nidhi. Rule 3B. देखिए, अगर एक निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पहले तो इनकॉर्पोरेशन से हमें ध्यान रखना, ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी, मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर 10 लाख एंड ऑल दैट. उसका लिए अपना बिजनेस जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में डायरेक्टली कमेंस नहीं कर सकते. उसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि साहब आप निधि का काम कर सकते हैं. एंड उसके लिए सर्टेन फॉर्मेलिटीज आती है, दैट इज गिवन द रूल 3B. देखिए क्या लिखा हुआ. एक बार इनकॉर्पोरेट हो गए, देन विदिन 120 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से 120 दिन के अंदर निधि कंपनी shall make an application to central government
इन विच फॉर्म, NDH4, निधि कंपनी से रिलेटेड फॉर्म सब स्टार्ट होता है NDH से, NDH फॉर्म में अप्लाई करेंगे फॉर डिक्लेरेशन एंड निधि कंपनी। कितने दिन? विद इन 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैक्सिमम 120 दिन के अंदर आपको अप्लाई कर देना है सिर्फ गवर्नमेंट को। किस बात के लिए? कि सर हमें डिक्लेयर। अच्छा, उसके लिए पहले दो कंडीशन फुलफिल हो। इट शुड हैव मिनिमम 200 मेंबर्स and its net on fund should be greater than equal to 20 lakhs। ये दोनों चीजें आप पहले पूरी कर लें। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, विद इन 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन पहले आप ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर लें कि आप कम से कम 200 मेंबर हो जाएं, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी बनाते समय तो 7 मेंबर से ही बनाते थे। लेकिन इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ डिक्लेयर्ड एज ए निधि कंपनी, यू इंक्रीज योर नंबर्स टू एटलीस्ट 200 लेवल, ठीक है, 200 या उससे ज़्यादा, 200 से कम नहीं होना चाहिए। एंड आपका नेट ऑन फंड 20 लाख से ज़्यादा। नेट ऑन फंड का मतलब क्या है? That is defined here. It says that net on fund means paid up equity share capital plus free reserve reduced by accumulated losses। उसमें से accumulated loss माइनस कर दीजिए, वो intangible assets है वो भी माइनस कर दिया, मैंने ब्रैकेट में दोनों ऐड करके माइनस कर दिया। और प्रेफरेंस शेयर अगर कुछ इशू कर रखे मैंने, तो एज पर कंपनी एक्ट 1956 येट टू बी रिडीम, तो उसे कंसीडर नहीं करना है, उसे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी बैलेंस शीट में वो नज़र भी आ रहा है, हो सकता है आप पहले से उसे कंसीडर नहीं करना है। तो दिस सम ऑफ दिस टू रिड्यूस बाय सम ऑफ दिस टू, दैट विल गिव द नेट ऑन फंड। एंड जो कम से कम 20 लाख होना चाहिए। वैसे पेड अप इक्विटी शेयर कम से 10 लाख है, और फ्री जब ऐड कर लीजिए और ये माइनस कर लीजिए, ये मिला के ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट ऑन फंड। ये कम से कम 20 लाख होना चाहिए और कम से कम मेंबर 200। तो पहले ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लीजिए विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन दैट शुड मेक अ एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच फ्रॉम NDH4 फॉर व्हाट? फॉर डिक्लेयरिंग इट एज ए निधि कंपनी। नाउ इस जो फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे निधि कंपनी फॉर डिक्लेरेशन निधि कंपनी सो दैट इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस, इसके साथ एक डिक्लेरेशन और आप फाइल करेंगे कि हमारे कंपनी के जितने ही प्रमोटर डायरेक्टर दे आर फिट एंड प्रॉपर पर्सन। और फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया भी रूल 3B में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली दे आर फिट एंड प्रॉपर पर्सन। इसका डिक्लेरेशन भी कंपनी को साथ में फाइल करना है। एंड गवर्नमेंट अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया है उससे, जिस दिन गवर्नमेंट को आपने अप्लाई किया उसके मैक्सिमम 45 डेज के अंदर गवर्नमेंट अपना डिसीजन दे देगी। या तो डिक्लेयर कर देगी, मतलब आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दे, डिक्लेयर कर दिया दैट यू आर निधि कंपनी, या रिजेक्ट भी कर सकती है अगर उसको कमी लगती है, इसमें कमी लगती है, इसमें कमी लगती है, या फिट एंड प्रॉपर पर्सन के क्राइटेरिया में कोई कमी लगती है तो गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकती है। मतलब जो भी गवर्नमेंट करना 45 डेज में कर दे। अच्छा, गवर्नमेंट अगर 45 डेज बीत गए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेड एंड गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो डीम्ड अप्रूवल कंसेप्ट है। मान लिया जाएगा एक गवर्नमेंट ने आपको उसे अप्रूवल दे दिया, नाउ इट इज डिक्लेयर्ड एज अ निधि कंपनी। तो डीम्ड अप्रूवल 45 डे में हाँ या ना जो भी करना है गवर्नमेंट हैज टू कन्वे दैट डिसीजन फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। गवर्नमेंट को अपना डिसीजन कन्वे कर देना कि साहब हाँ या ना जो भी है, अगर ना करना ना कर दीजिए। लेकिन आपने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, 45 डेज बीत गए, तो जैसे 45 डेज बीतेंगे माना जाएगा कि दिस डीम्ड अप्रूवल, गवर्नमेंट ने उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल मान जाएगा कि कहा इसको निधि डिक्लेयर कर दिया। नाउ अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है विद इन 45 डेज था, तो क्या गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगी एंड उसको ऑफिशियल गैजेट में भी नोटिफाई करेगी दैट इट हैज बिकम वी आर हियर बाय डिक्लेयर दैट सो एंड सो कंपनी बी डिक्लेयर्ड एज द निधि कंपनी, जिसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी कह सकते हैं। अब उसके बाद इस कंपनी को क्या करना है? अगर आपको अप्रूवल गवर्नमेंट से मिल जाती है उसके बाद क्या करना है? अगर आपको याद हो कंपनी एक्ट 2013 में जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो आप SBC पेपर में भी आता है और कंपनी लॉ में भी आता है, एक वहां पढ़ते हैं सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसमें आप पढ़ते हैं कि साहब पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ये भी पब्लिक कंपनी है और शेयर कैपिटल तो होती है कम से कम 10 लाख पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। वो डायरेक्टली बिजनेस कमेंस नहीं करेगी, उससे पहले दे हैव टू कंप्लाई विद सर्टेन रिक्वायरमेंट गिवन द सेक्शन 10A। और सेक्शन 10A में वन ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या है कि सब विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनको 180 दिन के अंदर कंपनी को एक डिक्लेरेशन फाइल करना, याद है INC 20A, ये डिक्लेरेशन फाइल करना टू द ROC। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर वो निधि कंपनी है उस केस में इस डिक्लेरेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया था
डिक्लेयरिंग यू एज अ निधि कंपनी, जो भी हम रूल 3B में पढ़ रहे हैं, उस ऑर्डर की कॉपी भी इसके साथ अटैच करेंगे टू बी फाइल विद ROC। तो अगर निधि कंपनी है तो INC 20A फाइल करेगी एज पर सेक्शन 10A ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर की कॉपी भी फाइल करेगी जिससे गवर्नमेंट ने आपको निधि कंपनी डिक्लेयर किया है। ये अच्छा टाइम लाइन आप देखिए, 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन लगानी है टू द गवर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन NDH 4 में, ठीक है। उसके 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट आपको डिसाइड कर देगी। इसे 120 प्लस 45 165, ये 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 20 आराम से हो सकता है, आराम से होता है। इसका मतलब 165 डेज तो मैक्सिमम है, उसके अंदर गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड ये 180 डेज तो INC 20A जो फाइल करेंगे एज पर सेक्शन 10A ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर की कॉपी भी आपको फाइल करना है। और अगर कोई कंपनी बिना गवर्नमेंट से डिक्लेरेशन कराए एज पर द रिक्वायरमेंट रूल 3B अगर अपना बिजनेस कमेंस कर लेती है तो उस पर पेनल्टीज तो लगेगी, और साथ में आपको कुछ चीज़ें हैं कि सर्टेन फॉर्म्स उसको फाइल करना अलाउड नहीं, लाइक SS7 जो नोटिस टू द ROC रिगार्डिंग चेंज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, PS3 रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये सब फॉर्म आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर देयर इज अ वायलेशन ऑफ रूल 3B जो भी हमने डिस्कस किया कि आपको गवर्नमेंट से डिक्लेरेशन कराना है निधि कंपनी। So these are the provisions of Rule 3B, declaration as निधि by the central government, and उसके बाद ही अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट ये कीजिए, कह सकते हैं नॉर्मल बिजनेस कमेंस करने के लिए सेक्शन 10A ऑफ द कंपनी सभी पब्लिक कंपनी फॉलो करती है, हैविंग शेयर कैपिटल, वो आपको फॉलो, लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ गई और आपने ऐसा किया है, उस गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी भी INC 20A के साथ ROC को फाइल करना है अटैच करके, सो दैट ROC को पता लग जाए दैट you have complied with the provisions of Rule 3B of Company Nidhi Rules 2014. Next जो provision है, that is the general restrictions or prohibitions. Rule 6. कुछ जनरल रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस आपको लगा रखी हो निधि कंपनी, जो सब रूल 6 में दे रखी है। इसमें कई चीज़ें आप पहले ही जानते हैं, वो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। देखिए, इन टर्म्स ऑफ रूल 6 निधि शैल नॉट, पहले निगेटिव कर दिया, कैरी ऑन द बिजनेस चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और एक्विजिशन सिक्योरिटी। ये इसका सिर्फ एक ही बिजनेस क्या है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम हिज मेंबर, लेंडिंग द मनी टू मेंबर्स ओनली, और किसी और कोई इसके अलावा आप चिट फंड का काम करना, हायर परचेज आप समझते हैं वो, लीज फाइनेंस, इंश्योरेंस अलाउड नहीं है, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। इशू प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, सिर्फ इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, अलाउड नहीं है। ओपनिंग करेंट अकाउंट, मेंबर्स के करेंट अकाउंट खोल सकते, मेंबर्स के सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे होता है ना कि मेंबर हर महीने हम कुछ पैसा जमा कराएंगे, RD अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट, लेकिन करेंट अकाउंट खोलना अलाउड नहीं है मेंबर्स के, अभी आगे आएगा पता लग जाएगा। शैल नॉट एक्वायर और परचेज सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर कंपनी और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनी अदर कंपनी, मतलब आप किसी कंपनी की को अपनी सब्सिडरी बनाना चाहें, उसे कंट्रोल, वो सब अलाउड नहीं, क्योंकि ये सब आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव में है ही नहीं। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम हिज मेंबर, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग ऑफ हिज मेंबर, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग द मनी टू द मेंबर्स। शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरिंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम, इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं करेंगे, और बोरिंग लेंडिंग में सिर्फ किससे करेंगे, मेंबर से। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम और लेंड टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर, मना कर दिया, मेंबर के अलावा किसी और से डिपॉजिट नहीं लेंगे, और न मेंबर्स के अलावा किसी, ऊपर लिखा ना निधि शैल नॉट, वो कंटिन्यू हो रहा है सबके साथ। शैल नॉट प्लेस एनी ऑफ इट्स एसेट्स लॉस्ट बाय मेंबर सिक्योरिटी। अच्छा, किसी मेंबर ने निधि कंपनी से कुछ बोरिंग की, लोन लिया, मैंने बताया सिक्योर्ड लोन होगा, तो क्या वो मेंबर आपको उस निधि कंपनी को अपनी सर्टेन प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करेगा, उसको आप फर्दर प्लेस करके निधि कंपनी किससे बोरिंग नहीं करेगी, नॉट अलाउड, नॉट कि आपने मेंबर्स के जो एसेट्स प्लेस्ड है उसको आप आगे सिक्योरिटी क्रिएट करके आपने बोरिंग कर ली, वो अलाउड नहीं है। शैल नॉट टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम और लेंड मनी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर होंगे, मेंबर से लेना देना आपको, बॉडी कॉर्पोरेट आपका मेंबर हो ही नहीं सकता। शैल नॉट एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप अरेंजमेंट इन इट्स बोरिंग और लेंडिंग एक्टिविटी। अच्छा, मान लिया एक निधि कंपनी है, वो अपने मेंबर्स को लेंड कर सकती है, तो वो लेंडिंग में नहीं किसी और के साथ मिलके किसी से बोरिंग करके लेंड कर रही है, या आप डिपॉजिट ले रहे हैं उनसे तो किसी के साथ अरेंजमेंट करके इस पैसे को आप भी यूज कर लेना, नॉट अलाउड। इशू और कॉस्ट टू बी इशूड एनी एडवर्टीजमेंट इन एनी फॉर्म फॉर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट्स,
मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए आप एडवर्टीजमेंट इशू करना या एडवर्टीजमेंट इशू करवाना अलाउड नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं, वो मेंबर आपके ऑलरेडी हैं, आप 1 to 1 बात कर सकते हैं। पे एनी ब्रोकरेज और इंसेंटिव, अच्छा बात है, किसी की आप हेल्प ही नहीं ले सकते, आप कोई ब्रोकर या कोई एजेंट इंगेज नहीं कर सकते जो कि आपको डिपॉजिट दिलवाने में हेल्प करेगा, तो ब्रोकरेज के ऊपर करेंगे, नॉट अलाउड। शैल नॉट पे एनी ब्रोकरेज इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट फॉर मेंबर और फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। जैसे आपके फंड्स इकट्ठा हो गए, आप चाहते हैं कि हम लोन देके उस पर इंटरेस्ट कमाएं, उसके लिए आप किसी की मदद, नॉट अलाउड। एंड उसको कोई ब्रोकरेज इंसेंटिव आप नहीं दे सकते। जब ये सब बीच में एजेंट और ब्रोकर्स इंगेज करना अलाउड, क्योंकि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने मेंबर से कर रहे हैं, तो वो आपके ऑलरेडी नोन है, तो आप 1 to 1 बात, बीच में ब्रोकर और एजेंट की क्या जरूरत है। रेल लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांस, जैसे निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन देती है, उस लोन देने के लिए निधि कंपनी अगर किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके अपने मेंबर, नॉट अलाउड। वही तो पार्टनरशिप हो गई, नॉट अलाउड। वो जो डिपॉजिट आएगा मेंबर से, उसी डिपॉजिट में से आपने लोन देना है, ठीक है। आप अलग किसी और सोर्स से बोरिंग करके निधि कंपनी कैन नॉट गिव द लोन्स टू द मेंबर, नॉट अलाउड। तो दीज आर जनरल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑन निधि कंपनी गिवन द रूल 6 ऑफ कंपनी निधि रूल्स 2014। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल अलॉटमेंट रूल 7। It says that every निधि shall issue fully paid up equity share the nominal value not less, fully paid up partly paid up issue करना अलाउड नहीं इनको। जब भी ये शेयर इशू करेंगे और इक्विटी शेयर होंगे, प्रेफरेंस शेयर तो मैंने मना ही कर दिया था, सिर्फ इक्विटी शेयर हमेशा क्या होनी चाहिए, फुल्ली पेड अप, और जिसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, 10 रुपये उससे ज्यादा हो सकते हैं, 10 से कम नहीं। नो सर्विस चार्ज, जब कंपनी अपने मेंबर्स को ये शेयर इशू करे तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेगी, जितने शेयर की वैल्यू से उतने ही पैसे लेगी। नो सर्विस चार्ज विल लेविड फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, जो निधि कंपनी के डिपॉजिटर्स हैं, जो डिपॉजिट होल्डर, जो डिपॉजिट देंगे, उनको निधि कंपनी मिनिमम 10 इक्विटी शेयर इशू करेगी, या इक्विटी शेयर्स ऑफ द वैल्यू 100 रुपीज, ये मिनिमम है। अच्छा, मान लिया आपके, मान लिया एक शेयर की फेस वैल्यू मान लिया 20 रुपये, तो आप 5 भी इशू कर सकते हैं। तो मिनिमम 10, वो तो सिर्फ रिजम्पशन पे कि मान लिया कम 10 रुपये का फेस वैल्यू इक्विटी शेयर, लेकिन अगर मान लिया आपका 10 से कम भी इक्विटी शेयर इशू करते हैं, लेकिन एक शेयर की फेस वैल्यू ज़्यादा है, और तो जितने शेयर आप इशू करें उसकी वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है, चलेगा, दिस अ मिनिमम, ज़्यादा आपकी मर्जी है। और वो मेंबर जो आपके यहाँ सेविंग अकाउंट होल्डर हैं या रिकरिंग अकाउंट होल्डर हैं, मैंने बताया था करेंट अकाउंट हो नहीं सकता, उनको कम से 1 शेयर, कम से 1 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 रुपी, वो फेस वैल्यू 10 रुपये से कम तो हो नहीं सकता, कम से कम 1 शेयर, कम से शेयर, उसकी फेस वैल्यू चाहे 10 रुपये हो या 10 रुपये ज़्यादा हो, कम से 1 शेयर। लेकिन जो डिपॉजिट होल्डर उसको कम से कम 10 शेयर या इतने शेयर जिसकी वैल्यू कम से कम 100 रुपये हो, ठीक है। एंड ये रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट रूल 7। नेक्स्ट सेज दैट मेंबरशिप ऑफ निधि रूल 8। निधि सेल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट, मैंने बताया ओनली इंडिविजुअल मेंबर बना सकते हैं। एवरी निधि शेल इंश्योर दैट इट मेंबरशिप इज नॉट रिड्यूस टू लेस देन, बताया था 200 स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट थी, इन ऑर्डर टू डिक्लेयर दैट रिक्वायरमेंट हैज टू बी कंटिन्यूअसली कंप्लाइड विद। ये नहीं कि साहब जब रूल 3 भी में हमने गवर्नमेंट से डिक्लेरेशन ले उस समय तो बाद में मेंबर नो, थ्रू आउट आपको मेंटेन करना है कि आपके मेंबर 200 से कम कभी भी ना हो। माइनर शेल नॉट बी एडमिटेड, किसी माइनर को मेंबर नहीं बना, जनरल रूल। हाउएवर देखिए, it may be noted that deposits may be accepted in the name of minor if they are made by natural। अगर माइनर से आप डिपॉजिट ले सकते हैं अगर उसके नेचुरल गार्जियन या नेचुरल लीगल गार्जियन अगर मेंबर है निधि के, तो उनके नाम में, मतलब बेसिकली उसके नाम माइनर के नाम में ले लिया, बट उसको एक्चुअली साइन वाइन जो लीगल फॉर्मेलिटी कौन पूरा कर, उसका नेचुरल गार्जियन लीगल गार्जियन। तो अगर किसी के कोई बंदा है माइनर है, उसके नेचुरल या लीगल गार्डियन आर द मेंबर्स ऑफ निधि कंपनी, देन उस पर्टिकुलर माइनर से हम आपको डिपॉजिट ले सकते हैं, अदरवाइज माइनर को मेंबर बनाना अलाउड नहीं। अच्छा, अगर कोई मेंबर डिपॉजिट देता है टू द निधि कंपनी या बोरिंग करता है, लोन लेता है,
जब ये ट्रांजेक्शन कर रहा है और जब तक ये ट्रांजेक्शन आपके नाम से रिलेटेड अभी तक क्लोज नहीं हुई, मतलब जब तक आपका डिपॉजिट आपको रीपे नहीं हुआ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या जब तक आपने निधि कंपनी का लोन रीपे नहीं किया विद इंटरेस्ट, जब तक मतलब आपका निधि कंपनी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, जब तक ये ट्रांजेक्शन सब्सिस्ट कर रही है एज ए डिपॉजिटर और एज ए बोरोअर, तब तक आप बेसिकली अपनी होल्डिंग का मैक्सिमम 50% ट्रांसफर कर सकते जितने शेयर आप होल्ड कर रहे हैं। बट सब्जेक्ट कंडीशन, अगर आप डिपॉजिट होल्डर हैं तो 10 से शेयर या शेयर्स ऑफ द वैल्यू 100 रुपीज से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 7 मैंने पढ़ा था, ठीक है। अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर या कम से कम एक शेयर उससे कम नहीं होनी चाहिए। पर 50% से ज़्यादा ट्रांसफर हो, लेकिन हो सकता है कि 50% आप ट्रांसफर कर रहे हैं बट उस प्रोसेस में आपके नंबर ऑफ शेयर जो बच गए, अगर आप डिपॉजिट होल्डर हैं, वो आपके 10 से कम हो गए, तो वो भी ध्यान रखना है दैट कंडीशन। देखिए लिखो आप, a member shall not transfer more than 50% of his shareholding as on the date of availing of loan or making a deposit, जिस दिन आप लोन ले रहे हैं डिपॉजिट दे रहे हैं, ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस, जब तक ये चल रहा है एज द केस में भी। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 50% तक मैक्सिमम अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है ट्रांसफर करना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सर 50% भी करते समय ध्यान रखना है कि सब रूल 7 का वायलेशन हो जाए। रूल 7 अभी मैंने क्या पढ़ा, अगर डिपॉजिट होल्डर हैं तो कम से कम 10 शेयर या तो शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपी। अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर हैं या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है तो कम से कम 1 शेयर, तो उसका भी ध्यान रखना है कि उससे कम ना हो जाए। 50% तक अलाउड, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन गिवन द रूल 7। लिखा, इट में भी नोटेड द मेंबर शैल रिटेन द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड इन रूल 7 एट ऑल टाइम, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो साथ में आपको इसका भी ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट, ब्रांचेज ऑफ निधि। रूल 10, देखिए कि निधि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। कंपनी की रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा जो भी ऑफिस आप खोलना चाहें उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच हो। तो ब्रांच मींस अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, कोई प्लेस जो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा सब ब्रांच ऑफिस। अच्छा, एक निधि कंपनी ब्रांच खोलना चाहे खोल सकती है, लेकिन पहली कंडीशन है जिस फाइनेंशियल आप खोलना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के पिछले 3 फाइनेंशियल में लगातार कंटिन्यूअस, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंटिन्यूअस आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, पीएटी होना चाहिए। कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर आपका प्रॉफिट होना चाहिए एंड आप अपने ब्रांच खोल सकते हैं। दिस ए कंडीशन, तो पहले चेक कर लीजिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन यू आर अलाउड टू सेट अप अ ब्रांच। अच्छा, एक निधि कंपनी को जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच खोल सकते हैं मैक्सिमम 3। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप ब्रांच खोल सकते हैं विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं। बट ध्यान रखना पहले ये कंडीशन फुलफिल हो तब आप एक ब्रांच खोलो, 2 खोलो, लेकिन मैक्सिमम 3 इन दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ दिस कंडीशन। अब अगर एक निधि अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है 3 से ज़्यादा ब्रांच को मतलब मोर देन 3 करना चाहती है, या डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेकिन विद इन द सेम स्टेट के बाहर तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। आप उसी स्टेट के अंदर किसी और डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच खोलना चाहते हैं या विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस 3 से ज़्यादा खोलना चाहते हैं, ऐसे केस में निधि को आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी टू रीजनल डायरेक्टर। दोनों सिचुएशन में मोर देन 3 ब्रांचेज इन द सेम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, या beyond that district but within the same state where the registered office of the निधि company is situated, application किसको लगा, आरडी को, in which form NDS2। देख लिए पॉइंट नंबर 3, if a निधि proposes to open more than 3 branches within the district or any branch outside district but not outside the state, क्योंकि वो अभी आगे पॉइंट आएगा, it shall obtain the prior permission of regional director by applying in form NDS2 along with the prescribed fees and an intimation। आप एप्लीकेशन लगाएंगे और जब ये आपको अप्रूवल मिल जाएगा रीजनल डायरेक्टर से तो इस बात की इंटीमेशन आरओसी को भी देंगे, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग द अप्रूवल, विद इन 30 डेज ऑफ सेटिंग अप दैट ब्रांच। आरओसी को इसकी इंटीमेशन देंगे 30 डेज के अंदर ऑफ सेटिंग अप दैट पर्टिकुलर ब्रांच एंड इंटीमेशन टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अबाउट ओपनिंग ऑफ एवरी ब्रांच विद इन 30 डेज ओपनिंग। नो निधि शैल ओपन ब्रांचेज और वॉट एवर नेम कॉल्ड आउटसाइड द स्टेट वे, मतलब ना स्टेट के बाद तो जा नहीं सकती। तो जनरल रूल क्या कि एक ही आपका ऑफिस होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, एक से ज़्यादा आप करना है दैट इज ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं प्रोवाइडेड पिछले 3 साल में आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहे कंटिन्यूस, अगर है तो आप खोल सकते हैं। सेम डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच खोलिए, 2 खोलिए, 3 तक कोई दिक्कत। 3 से ज़्यादा जाना चाहते हैं या आप उस डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बट इन द सेम स्टेट
खुलाते हैं, उस केस में रिक्वायरमेंट आ जाएगी रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल, उसके लिए एप्लीकेशन NDS2 में लगाना है। और जब भी ब्रांच खोलेंगे विद इन 30 डेज ऑफ दैट उसकी इंटीमेशन ROC को भी देंगे कि साहब ये हमारा वो तो ऑब्वियसली सब जगह आएगा। अच्छा, अगर कोई भी निधि कंपनी ब्रांच खोल रही है तो उससे पहले ध्यान रखना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है, एज पर सेक्शन 137 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, और ये एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो अप टू डेट आपकी कंप्लायंस है, तभी यू आर अलाउड टू ओपन द ब्रांचेस। फिर लास्ट पॉइंट रखा है, अगर एक निधि कंपनी को अपनी ब्रांच क्लोज करनी तो उसके लिए क्या ध्यान रखना आपको, देखिए। अच्छा, अगर ब्रांच आप क्लोज करने जा रहे हैं, मान लीजिए एक निधि कंपनी है, इफ इट वांट्स टू क्लोज एनी ब्रांच, डोंट यू थिंक उस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं उनसे, जिनसे आपने डिपॉजिट ले रखा है, तो उनका रीपेमेंट कैसे होगा, या आपने ऑलरेडी रीपेमेंट कर दिया है, या जो भी मेंबर्स ने बोरिंग का लोन ले रखा है वो लोन्स कंपनी को कैसे वापस मिलेगा, क्या उसकी पूरी प्लान बनेगा, पूरा एक प्लान चॉक आउट होगा साहब, हाउ द कंपनी गोइंग टू रीपे द डिपॉजिट्स अलोंग विद द इंटरेस्ट टू द मेंबर्स, जो मेंबर ब्रांच के मेंबर हैं, या आपको जो भी मेंबर्स ने बोरिंग कर रखे लोन, उनसे लोन कैसे रिकवर होगा, क्या उसका पूरा एक प्लान चॉक आउट होना चाहिए, एंड दैट शुड बी प्लेस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, बोर्ड मीटिंग में, एंड वो अप्रूव होना चाहिए। फिर सर एप्लीकेशन लगाएंगे रीजनल डायरेक्टर को इन्फॉर्म NDS2। NDS2 मल्टीपल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, एंड एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू द क्लोज, जिस दिन क्लोज हो से कम से 60 दिन पहले एप्लीकेशन लगाएं। देखिए निधि शेल नॉट क्लोज एनी अनलेस, जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुए आप अपना कंडीशन क्या है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करके क्लोज कर सकते हैं। क्या? द प्रपोजल टू क्लोज द ब्रांच अलॉन्ग विद द प्लान एज टू हाउ द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैव बीन और शैल बी पेड ऑफ, या तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है या हम कैसे पे करेंगे, एंड हाउ द एग्जिस्टिंग लोन शैल बी रिकवर्ड इज ड्यूली अप्रूव बाय द बोर्ड इन इस मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में इस प्रपोजल को कि ब्रांच क्लोज करना अलॉन्ग विद द प्लान वो अप्रूव हुआ है, and it is obtained the prior approval the RD by applying in form NDS2 along with the prescribed fees at least 60, मतलब पहले एक प्लान बनाइए, प्रपोजल बनाइए कि साहब इसे क्लोज करना चाहते हैं क्यों, एंड साथ में प्लान की कैसे रिकवरी होगी, कैसे हम रीपेमेंट करेंगे एंड ऑल दैट, एंड वो बोर्ड से अप्रूव कराइए। इस पूरे प्रपोजल जो बोर्ड से अप्रूव करा है उसको एप्लीकेशन NDS2 के साथ आप सबमिट कीजिए टू द रीजनल डायरेक्टर। अगर रीजनल डायरेक्टर को अप्रोप्रिएट लगता है वो अपने अप्रूवल दे देगा, और ये एप्लीकेशन कम से कम कितने दिन पहले चाहिए, एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू द क्लोजर ऑफ द ब्रांच ऑफिस। प्रोवाइडर रीजनल डायरेक्टर शैल कंसीडर सच एप्लीकेशन पास ऑर्डर विद इन, जिस दिन एप्लीकेशन लगाए उसे 30 डेज के अंदर अपना डिसीजन दे देगा, इस आपको वो परमिशन देता है नहीं देता। अगर वो परमिशन दे देता है तो क्लोज कर लीजिए, नहीं परमिशन देता तो नहीं क्लोज कर सकते। अच्छा, परमिशन अगर मिल गया RD की कि आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ में कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है, क्लोज करते समय क्या क्या ध्यान रखना। आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर द निधि शैल, एक तो न्यूज़पेपर्स वगैरह पब्लिश करेगी, ठीक है, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द क्लोजर, कि साहब ये ब्रांच, जैसे कि पब्लिक एट लार्ज सबको पता लग जाए, एंड जिसका भी इंटरेस्ट अफेक्ट होने जा रहा है दैट पर्सन में कम टू द निधि कंपनी एंड अवेल एंड गेट इज वट एवर ही इज क्लेम अगेंस्ट द निधि कंपनी। और वो एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर उस जगह की जहाँ पे आपको ब्रांच है, इस फॉर्म में NDS5 इज अ प्रेस्क्राइब फॉर्म द एडवर्टीजमेंट। साथ में अपने ब्रांच पे और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी आप एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द क्लोजर इस नोटिस को आप हाईलाइट वहाँ नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे, सो दैट उस ब्रांच पे जो भी आने जाने उनको पता लग जाए कि साहब ब्रांच क्लोज होने वाला है। एंड लास्ट में गिवन इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार विद इन पीरियड 30 डेज ऑफ सच क्लोजर इन फॉर्म NDS2 अलॉन्ग विद, जिस दिन आप क्लोज कर सकते 30 दिन के अंदर ROC की इसकी जानकारी दें। ये सब चीज़ें अप्रूवल लेने के बाद आपको प्रोसीजर चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाय कंप्लाइंग विद दिस द निधि कंपनी कैन क्लोज अ पर्टिकुलर ब्रांच। तो इट्स मोर अ प्रोसीजरल थिंग, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल 13। ये अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, वही आपके प्रोविजन है। देखिए, इट सेज दैट रूल 13 ऑफ द कंपनी निधि रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट एनी ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय निधि शैल बी फॉर कम से कम 6 महीने के लिए, मिनिमम 6 months, एंड मैक्सिमम इट कैन बी 60 months, दैट इज 5 years। 60 months बोलिए 5 years बोलिए, एक ही बात है।
लेकिन अगर वो रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग टू द मोर्टगेज लोन, अच्छा कई बच्चे समझ नहीं पाते सर रिलेटिंग मोर्टगेज लोन का मतलब क्या है। अच्छा किसी मेंबर ने लोन लिया निधि कंपनी से और रीपेमेंट वो मंथली इंस्टॉलमेंट है ईएमआई, एक तरफ देखा जाए वो ईएमआई से लोन आप रीपे कर रहे हैं, एक तो वो भी तो आप डिपॉजिट मतलब पैसे जमा कराते जा रहे हैं कि जिससे कि आपका लोन खत्म हो जाए, उस तरह कंसेप्ट है। तो उस केस में ये मिनिमम 6 महीने की जगह मिनिमम 12 महीने एंड मैक्सिमम 6, मैक्सिमम सेम है। अगर रिकरिंग डिपॉजिट है रिलेटिंग टू मोर्टगेज लोन, मतलब लोन रीपे करने के लिए कोई अगर मेंबर ईएमआई के फॉर्म में डिपॉजिट करा रहा है तो उस केस में मिनिमम 12 मंथ मैक्सिमम 60 मंथ, तो मैक्सिमम दोनों जगह सेम है लेकिन मिनिमम 6 महीने की जगह क्या बांधने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम पीरियड 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम पीरियड 60 मंथ्स इन द केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग टू मोर्टगेज लोन। sorry there is a confusion. Normal recurring deposit, sorry there is some confusion. जनरली डिपॉजिट्स जो लेगा आपको निधि कंपनी मेंबर से कम 6 महीने, इससे कम पीरियड के लिए लेगा और मैक्सिमम 60 महीने के लिए, दैट इज 5 ईयर्स। अगर कोई मेंबर रिकरिंग डिपॉजिट देता है मतलब ये होता है ना हर महीने आपको दे रहे हैं, एक तो वन टाइम डिपॉजिट दे दिया साल भर के लिए 2 साल के लिए समथिंग लाइक दैट, अब हर रिकरिंग डिपॉजिट तो वो कम से कम 12 महीने के लिए और मैक्सिमम 60 महीने के लिए, ठीक है, कि हम हर महीने आपको डिपॉजिट देंगे। अच्छा अगर कोई ऐसा डिपॉजिट है कोई मोर्टगेज लोन को रीपे करने के लिए, तो ऑब्वियसली जितना पीरियड लोन का है क्या उससे भी कॉरस्पॉन्ड करेगा, लेकिन इन द केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग मोर्टगेज लोन, लोन को रीपे करने के लिए आप ईएमआई के फॉर्म में अलग केस है, देन मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट शैल कॉरस्पॉन्ड टू द रीपेमेंट पीरियड ऑफ लोन ग्रांटेड, और जितने टाइम की लोन है उस पीरियड में आपको ईएमआई चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट ये बोल रहा है एक मेंबर जिसका सेविंग अकाउंट है उसमें जितना भी बैलेंस हो, लेकिन निधि कंपनी 1 लाख रुपए से ज़्यादा के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, मतलब उसके अकाउंट में अगर 1 लाख या उससे कम है तो उस पूरे पे इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख से अगर ज़्यादा बैलेंस है तो इंटरेस्ट वो 1 लाख उससे ज़्यादा पे इंटरेस्ट नहीं देगी। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा ये बोला है, जो नॉर्मली जो नेशनलाइज बैंक सेविंग अकाउंट पे बैलेंस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं सेम उसी इंटरेस्ट पे 2% और ऐड कर दी, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। देखिए लिखा द मैक्सिमम बैलेंस इन ए सेविंग अकाउंट होल्ड अकाउंट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एट एनी टाइम गिवन टाइम क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट, जिस पे इंटरेस्ट मिल सकता है, क्वालिफाई फॉर इंटरेस्ट जिसके लिए इंटरेस्ट मिल सकता है, शेल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज एट एनी पॉइंट, मतलब 1 लाख से अगर ज़्यादा बैलेंस आपको इंटरेस्ट 1 लाख पे मिलेगा, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट शेल नॉट एक्सीड 2% अबव द इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एज बाय नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक लाइक एसबीआई पीएनबी नॉर्मली वो सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर जो इंटरेस्ट पे करता है जिस भी रेट से, मान लीजिए 4% 3% जो भी है उस पर आप 2% और ऐड कर दीजिए, उससे ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, और मैक्सिमम कितने 1 लाख के बैलेंस से ज़्यादा बैलेंस पे वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। निधि में ऑफर इंटरेस्ट ऑन फिक्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, विज जो आरबीआई एनबी आप जानते हैं एनबीएफसी का रेगुलेटर बाय आरबीआई है, तो एनबीएफसी के लिए भी टाइप ऑफ एनबीएफसी है, एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है किया हुआ है कि सब इस रेट से मैक्सिमम एनबीएफसी कैन पे द इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स, सेम कंसेप्ट इस पर भी लगेगा, एंड एक निधि कंपनी भी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट उससे ज़्यादा रेट पे नहीं कर सकती जो कि एनबीएफसी के लिए मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। नेक्स्ट बोला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और a recurring account deposit shall be foreclosed by the deposit. Foreclose means maturity से पहले आप पैसा मांग रहे हैं। Foreclosure मतलब बेसिकली जितने टाइम के लिए डिपॉजिट दिया था, चाहे आप फिक्स पीरियड के लिए आपने 2 साल 3 साल 4 साल नॉर्मल, या रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने आप जमा करा रहे हैं, आप फोरक्लोज करना चाहते हैं बिफोर, मतलब फोरक्लोज मतलब मेच्योरिटी से पहले जितने टाइम के लिए बात होती है उससे पहले, जैसे मान लिया आप रिकरिंग 5 साल के खुला कि 5 साल तक लगातार मैं हर महीने कुछ पैसे जमा कराऊंगा, एक अमाउंट फिक्स हो गया, ठीक है, या मैंने 5 साल के लिए 4 साल के लिए एक सर्टेन अमाउंट एफडी करा ली, लेकिन मैं मान लें मैंने 4 साल के लिए कराया था, 4 साल से पहले मैं मेच्योरिटी से पहले पैसा चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड फोरक्लोजर, तो कर सकता है डिपॉजिट बट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। फोरक्लोजर मीन्स प्री मैच्योर रीपेमेंट, प्री मैच्योर मेच्योरिटी अभी नहीं उससे पहले आप रीपेमेंट मांग रहे हैं तो मिल सकता है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। निधि शैल नॉट रीपे एनी डिपॉजिट विद इन, पहले 3 महीने में तो नहीं देगी, इसका मतलब जो मिनिमम 6 मंथ्स के लेती है या रिकरिंग डिपॉजिट में मैक्सिमम मिनिमम 12 मंथ्स के लिए, लेकिन अगर वो कोई अगर
प्री मेच्योर भी मांगता है तो 3 महीने तो कम से कम रखने पड़ेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्ट, उससे पहले नहीं मिलेंगे। और अगर प्री मेच्योर कंपनी करती भी है 3 महीने के बाद बट अप टू 6 मंथ, तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, पहले 3 महीने में तो आप प्री मेच्योर भी नहीं, फोरक्लोजर नहीं करा सकते, 3 से 6 महीने के बीच में कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, 6 महीने तक के पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आप कराते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उस केस में इंटरेस्ट का घट जाएगा। क्या घट जाएगा, जितने पीरियड के लिए डिपॉजिट आपको एक्चुअली, जब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया आपने 4 साल के लिए डिपॉजिट दिया था, लेकिन आप 4 ईयर्स के लिए दिया था, लेकिन 3 साल के बाद ही आप बोलते हैं मुझे मेरा पैसा वापस दो, क्या ये फोरक्लोजर है? कंपनी कर सकती है, लेकिन उस केस में 3 साल के लिए अगर शुरू से डिपॉजिट लिया गया होता, उस पर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेएबल होता उसमें 2% माइनस कर दीजिए, क्या ये पेनल्टी या प्रीमियम? अच्छा, नॉर्मली इसको छोड़ो, बैंकों में भी हम एफडी कराते हैं, मेच्योरिटी से पहले हम मांग सकते हैं, लेकिन क्या उसमें पेनल्टी लगती है? पेनल्टी यही लगती है कि जो नॉर्मली इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 3 साल के लिए अगर आपने कराया होता तो मान लिया उसमें 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 2% कम होगा, 6% के हिसाब से मिलेगा, क्या एक तरह से पेनल्टी है? लेकिन अगर किसी डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इसके लीगल हायर या नॉमिनी जो है, अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी, नहीं तो लीगल हायर, अगर लेकिन ज्वाइंट डिपॉजिटर है तो जो भी बचा हुआ डिपॉजिटर है उसको ये पैसा मिल जाएगा बिफोर मेच्योरिटी। उस केस में ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा, उसमें फोरक्लोजर हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज उसमें किसी गलती नहीं है, डेथ की वजह से हो रहा है। बट अदरवाइज देन दैट इस पहले 3 महीने में तो फोरक्लोजर पॉसिबल नहीं है, 3 महीने के बाद बट अप टू 6 मंथ फोरक्लोजर करा सकते हैं, लेकिन उस केस में 6 महीने तक का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब 6 महीने उससे ज़्यादा के बाद लेकिन बिफोर मेच्योरिटी अगर आप फोरक्लोजर कराते हैं तो उसमें जितने पीरियड के लिए एक्चुअली डिपॉजिट चला है उतने पीरियड पे अगर आपने कंपनी ने डिपॉजिट लिया होता उस पर जिस रेट से कंपनी ने इंटरेस्ट पे उस रेट को 2% रिड्यूस कर दीजिए, उस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन डेथ की वजह से ऐसा होता है तो उसके लीगल हाई या नॉमिनी या ज्वाइंट डिपॉजिटर तो जो अदर डिपॉजिटर बच गया उसको आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं होगा, कोई पेनल्टी अप्लाई नहीं होगी, नॉर्मल लॉजिकल सी बात है। दैट इज ऑल अबाउट द फोरक्लोजर ऑफ डिपॉजिट्स की डिपॉजिट फोरक्लोजर करते हैं तो क्या प्रोविजन दे रखे हैं। नेक्स्ट इज अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स बाय निधि। देखिए रूल 14, under rule 14 of the Nidhi rules, every Nidhi shall invest and continue to keep invested in unencumbered term deposit with a scheduled commercial bank other than a cooperative bank, कोई cooperative bank scheduled commercial bank में, और post office deposit in its own name, an amount which shall not be less than 10% deposit outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding month। इसका मतलब जिस मंथ में आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस मंथ में आप कर रहे हैं, इससे लास्ट मंथ और लास्ट टू लास्ट सेकेंड प्रेसिडिंग इसके में इसके लास्ट वर्किंग डे पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस था कि आपने कितना डिपॉजिट रीपे करना है उसका कम से कम 10% आपको इन्वेस्ट करना है इन द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वहाँ पे इन्वेस्ट कंटिन्यू, और ये कंटिन्यूसली आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अच्छा, कभी जरूरत पड़ती है, कह सकते हैं कंटिजेंसी है कि साहब फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि आपको कोई डिपॉजिट्स बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट और वो निधि को हमने बोले साहब हमारे पास कैश ही नहीं है, तो इसलिए कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करके रखिए इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कितना? जितना पिछले से पिछले महीने के लास्ट वर्किंग डे पे जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट था उसका 10% आपको शुड बी इन्वेस्टेड इन द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अच्छा, नॉर्मली इस पैसे को हम यूज नहीं करते, लेकिन कभी ऐसा हो, मैंने बोला है इसी के लिए कि साहब कभी ऐसा हो कि लिक्विडिटी नहीं है और आपको कोई डिपॉजिट बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट तो डिफॉल्ट ना हो, वो लिखा इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट कमिटमेंट टेम्पररी विड्रॉल में बी परमिटेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरडी। उसके लिए एप्लीकेशन आरडी को लगा इन्फॉर्म NDS2 along with the fees for the purpose of repayment to deposit subject to such condition time limit as may be imposed by the RD while granting the approval। अच्छा, फिर साथ में आपको वो लिमिट फिर दोबारा से रिस्टोर करनी पड़ेगी 10% की, अगर एक बार विड्रॉ कर लेंगे फिर आपको, बट इसका मतलब नॉर्मली ये लिमिट आपको मेंटेन करनी है ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन कभी जरूरत पड़े कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं फॉर रीपेमेंट डिपॉजिट्स, बट विद द अप्रूवल ऑफ, उसके लिए पहले आपको आरडी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके लिए आरडी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इन फॉर्म NDS2।
एंड एनसीईआरटी में अलाउ दैट बट सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ कंडीशन, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए लोन्स बाय निधि, तो ये अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है, उसके बारे में देखिए। रूल 15, अकॉर्डिंग टू रूल 15 निधि shall provide loans only to its members, ऑब्वियसली वो तो पहले हमने पढ़ चुका। इट में भी नोटेड अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं तो ऑब्वियसली निधि लोन किसको दी, जो फर्स्ट नेम शेयर होल्डर, आप जानते हैं राइट्स हमेशा फर्स्ट नेम शेयर होल्डर होते हैं, वही लिखा हुआ। लोन्स गिवन बाय निधि टू अ मेंबर shall be subject to the following limits, नेम देखिए। अच्छा मैंने बताया कि सर लोन देने के लिए किसी बैंक से पैसे वैसे नहीं ले सकती, जो मेंबर से डिपॉजिट्स आया है उसी में से लोन देंगे, ठीक है। देखिए ये डिपेंड करता है कि साहब कितना डिपॉजिट आपके टोटल सारे मेंबर से मिलकर इकट्ठा हो रखा है। अगर डिपॉजिट्स लेस देन 2 करोड़ से, पहला केस सारे मेंबर से मिलके, ठीक है। दूसरा 2 करोड़ और मोर बट लेस देन 20 करोड़। तीसरा 20 करोड़ और मोर बट लेस देन 50 करोड़। एंड लास्ट केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। अगर निधि कंपनी जो लोन, इसी ये डिपॉजिट की पोजीशन है कि डिपॉजिट जितने इकट्ठा हो रखा है आपके पास सारे मेंबर से मिला के, वो क्या है, तो उसके एक पर्टिकुलर मेंबर को आप कितना लोन दे सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख रुपए इस केस में। अगर आपका सारे डिपॉजिट मेंबर से मिला के 2 करोड़ या उससे ज्यादा है बट लेस देन 20 करोड़, देन 7.5 लाख तक आप लोन दे सकते हैं पर्टिकुलर मेंबर को। एक पर्टिकुलर मेंबर को है। इस केस में अगर डिपॉजिट इतने हो रखे हैं, ये डिपॉजिट्स की पोजीशन है, तो उन्हीं में से एक पर्टिकुलर मेंबर को मैक्सिमम 12 लाख का लोन दे सकते हैं। अगर डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है आपके टोटल, तो आप एक पर्टिकुलर मेंबर को मैक्सिमम 15 लाख का लोन दे सकते हैं। इसका मतलब कितना मैक्सिमम एक पर्टिकुलर मेंबर को, टू वन मेंबर एक निधि कंपनी लोन दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन इस पोजीशन और डिपॉजिट्स, कि आपके टोटल डिपॉजिट उसी में से लोन देना ना। उस बच्चे होते हैं 2 करोड़ मान ली 1 करोड़ 90 लाख है सर, 2 लाख दे सकते हैं, एक मेंबर को दे रहे हैं ना, और भी तो मेंबर मांगने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मेंबर को मैक्सिमम आप इतना लोन दे सकते हैं। तो कितना मैक्सिमम एक निधि कंपनी एक मेंबर को लोन देता है, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन और डिपॉजिट की टोटल डिपॉजिट आपके मेंबर से आपका कितना इकट्ठा हो रखा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बोल रहा है वेयर निधि, अगर निधि कंपनी ने पिछले 3 साल में अगर प्रॉफिट नहीं कमाया है, लॉस चल रहा है, तो ये लिमिट आधी हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि पिछले 3 साल में अगर आपका प्रॉफिट नहीं कमाया है, पीएटी नहीं है, तो उस केस में आगे दिक्कत ना आ जाए। उस केस में यही जो लिमिट है, अगर ये वाला आपका डिपॉजिट की पोजीशन तो 2 लाख की जगह 1 लाख, ये वाली पोजीशन है तो 7.5 लाख की जगह 3.75 लाख एक पर्टिकुलर मेंबर को, ये है तो मैक्सिमम 6 लाख, ये वाला केस है तो 15 लाख से 7.5 आधा हो जाएगा। When Nidhi has not made profits continuously in the 3 preceding financial year, it shall not make any fresh loans exceeding 50% of the maximum amount of loans specified in these clauses। इसका मतलब मैक्सिमम 50% इससे ज़्यादा देना अलाउड नहीं है, ये लिमिट आधी हो जाएगी अगर आपके पिछले 3 साल से प्रॉफिट नहीं हुए। तो दीज आर लिमिट्स एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन और डिपॉजिट की, टोटल डिपॉजिट की क्या पोजीशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए इसी में और क्या प्रोविजन है। A member shall not be eligible for any further loan if he borrowed any earlier loan from। अच्छा किसी मेंबर ने निधि कंपनी से लोन ले रखा है, उसकी रीपेमेंट में डिफॉल्ट है और आप और लोन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाइज होगा। इस आप जैसे मान लिया फाइनेंशियल ईयर 22-23 अभी चल रहा है, तो 22-23 में एक पर्टिकुलर मेंबर को निधि कंपनी मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है, तो हमें देखना पड़ेगा 21-22 में आपको डिपॉजिट की पोजीशन एज एट द एंड ऑफ 21-22 31 मार्च 2022 को हमारी डिपॉजिट की पोजीशन ये थी उसके ऊपर डिपेंड लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल। सो मैं ये बोल रहा था कि सब 22-23 में फाइनेंशियल 22-23 में कंपनी की एज ऑन द फाइनेंशियल 22-23 में कंपनी
निधि कंपनी एक पर्टिकुलर मेंबर को मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है, उसके लिए हम क्या करें, प्रीवियस फाइनेंशियल लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 31 मार्च 2022 उस दिन के पोजीशन के हिसाब से कंपनी के डिपॉजिट ये हैं ये हैं ये हैं या ये हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि साहब मैक्सिमम 22-23 में एक पर्टिकुलर मेंबर को कंपनी कितना लोन दे सकती है। फिर देखा साहब कंपनी जब भी लोन देगी अगेंस्ट सिक्योरिटी देखिए, निधि कंपनी shall give loans to its member only against the following security namely gold, silver, jewelry। अच्छा, अगर आप गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देते हैं मतलब ये सिक्योरिटी, तो उस केस में मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड आपका 1 साल होगा। इमोल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ले सकते हैं, अगर किसी मेंबर ने बैंक वगैरह में एफडी करा रखी है, पोस्ट ऑफिस में एनएससी में इन्वेस्ट किया हुआ, या कोई और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी उसके वो भी एसेट है, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं, उसको भी सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लें किसी मेंबर ने बैंक में एफडी करा रखी है, उसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट के निधि कंपनी लोन ले लिया, तो एफडी के जो मेच्योरिटी पीरियड है, जब वो मेच्योर होने वाला है, उससे ज़्यादा पीरियड का लोन थोड़ी मिलेगा आपको, ऑब्वियस ही बात है। ऐसे ही आपने एनएससी में इन्वेस्ट किया हुआ, एनएससी को आपने सिक्योरिटी क्रिएट करके आपने लोन ले लिया निधि कंपनी से, जब एनएससी की जितनी मेच्योरिटी डेट है उसके बियॉन्ड पीरियड का लोन आपको नहीं मिलेगा, तो दैट्स ऑब्वियस। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। निधि कंपनी जो लोन देगी, निधि कंपनी जो लोन देगी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बोल रहा है निधि कंपनी जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देगी, उसमें डिपॉजिट्स में जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें आप 7.5% जोड़ दीजिए। मैक्सिमम निधि कंपनी लोन्स पे इंटरेस्ट इतना चार्ज कर सकती है, मैक्सिमम है, मतलब कम करना क्या कर सकती है। जो आप डिपॉजिट, अच्छा किसी बैंक में भी हम एफडी कराते हैं, तो एफडी पे जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, क्या उसी बैंक से लोन लेंगे तो क्या बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है? सेम चीज, जो डिपॉजिट्स पे का निधि कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, उसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 7.5% ऐड कर लिए, उससे ज़्यादा रेट से द निधि कंपनी कैन नॉट चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन बाय द, एंड जो भी इंटरेस्ट निधि कंपनी ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस, जितना बैलेंस लोन बच जाएगा, जितना आप रीपे करते जा रहे हो उस पर इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा, आगे जितना बैलेंस उस पर लगेगा। फिर ये बोला है सेम क्लास ऑफ बोरोवर, जितने भी लोग सेम क्लास ऑफ लोन बोरो करते हैं, मनी लोन लेते हैं फ्रॉम निधि कंपनी के, सबको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड निधि कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, अपनी ब्रांचेस पे, सब जगह प्रोमिनेंटली नोटिस बोर्ड पे डिस्प्लेड होना चाहिए कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोन दे, जब बैंक्स वगैरह में भी होता है वैसे आपको सेम कंसेप्ट दे रखा, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स इन निधि कंपनी। रिगार्डिंग डायरेक्टर सेज दैट डायरेक्टर वही हो सकता है जो मेंबर है। अच्छा, अदर कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं कि साहब डायरेक्टर होने के लिए मेंबर होना जरूरी, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जरूरी है कि साहब कोई मेंबर ही डायरेक्टर हो सकता है। द डायरेक्टर ऑफ अ निधि शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, एक बार में 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। फिर रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन बीच में 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, 2 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, 2 साल गैप करके आप दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, बट आफ्टर कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल का गैप करना पड़ेगा। डिन होना मैंडेटरी है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इन ऑर्डर टू अपॉइंटेड डायरेक्टर। इसके अलावा कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी यहां पे, एंड वो डिस्क्वालिफिकेशन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, सेम दे रखी है जो कंपनी एक्ट में आप पढ़ते हो अदर कंपनी सेक्शन 164 सब सेक्शन में पढ़ते हैं ना कि साहब वो इंसॉल्वेंट है, पर्सन अनसाउंड माइंड है, या कोर्ट ने किसी ऑफेंस के लिए 6 महीने उससे ज़्यादा की सजा सुना दी है, समथिंग लेता है, वो सेम सब कुछ सेम है। 164 सब सेक्शन 2 में आप पढ़ते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो कंपनी ने पिछले 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है, या डिपॉजिट रीपेमेंट में, या डिवेंचर रिडीम करने में, या डिविडेंड पे करने में डिफॉल्ट 1 साल या उससे ज़्यादा का है, तो आप उस कंपनी में रीअपॉइंट हो सकते हैं जिसने डिफॉल्ट किया हो, या और किसी कंपनी में फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। सब कुछ सेम दे रखा है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। जो सेक्शन 164 पढ़ते हैं फॉर अदर कंपनी, सेम डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है फॉर समवन टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ ए निधि कंपनी। नेक्स्ट इज डिविडेंड। एक निधि कंपनी मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 25% डिविडेंड पे करती है एट द रेट, नॉट मोर देन दैट। 25 करें कम करें, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं।
परसेंटेज इसका ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर, डिविडेंड इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ प्रेफरेंस शेयर होते नहीं है, तो मैक्सिमम आपके जो भी पेड अप इक्विटी कैपिटल उसका मैक्सिमम 25% के रेट से आप डिविडेंड पे कर सकते हैं इन वन, एक बार में करो या दो बार, होता है ना इंटरिम डिविडेंड दे दिया फिर फाइनल, सब मिला के एक फाइनेंशियल के लिए मैक्सिमम 25%, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑडिटर, रूल 19, डिविडेंड इज रूल 18, ऑडिटर का रूल 19। ये बोला एक निधि कंपनी अगर किसी इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट करती है तो मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स, किसी फर्म को अपॉइंट करती है तो मैक्सिमम 5 इयर्स 1 टर्म, देन दूसरा टर्म भी हो सकता है अगेन मैक्सिमम 5 इयर्स, तो टोटल कितना हो 10 इयर्स। अच्छा, इसके 5 साल पूरे होने के बाद अगर इसको रीअपॉइंट करना है तो मिनिमम कूलिंग पीरियड ऑफ 2 इयर्स। यहाँ पे 5 और 5 2 बार लगातार कर सकते हैं 10 साल के बाद, फिर 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, उसके बाद चाहें तो फिर आप 10 साल के लिए अपॉइंट 5-5 साल 2 बार करके अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा सिमिलर प्रोविजन आप पढ़ते हैं कंपनी लॉ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्टेन क्लास, नॉट ऑल कंपनी, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी कि साहब उन पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर कंसेप्ट, क्या रोटेशन कंसेप्ट है, बट वहाँ कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल का होता है, यहाँ कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल का, इतना फर्क है। एंड वही सेम कंसेप्ट इंडिविजुअल एक टर्म के लिए मैक्सिमम 5 इयर्स, फर्म केस में एक टर्म 5 इयर्स, फिर आप दूसरे टर्म भी ले सकते हैं 5 इयर्स विदाउट कूलिंग पीरियड, फिर देज अ कूलिंग पीरियड ऑफ, वहाँ पे 5 इयर्स होता है, यहाँ 2 इयर्स, तो कूलिंग ऑफ यहाँ 5 साल। ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ, अपॉइंट ऑडिटर, निधि शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एक टर्म से ज़्यादा नहीं, और एक टर्म 5 साल का मैक्सिमम, 5 साल से कम भी कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 5 इयर्स। एंड निधि शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब एक टर्म 5 साल का, 2 टर्म 10 साल के हो गए मैक्सिमम। अब कम पीरियड का भी टर्म बना सकते हैं। इट मे बी नोटेड एन ऑडिटर विद इंडिविजुअल ऑडिट फर्म शैल बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, आपका जो मैक्सिमम टर्म है उसके बाद आप चाहते हैं उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर द एक्सपायरेशन 2 इयर्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज और हिज टर्म, मतलब यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड 2, यहाँ भी 2 इयर्स है, और डायरेक्टर वाले केस में 10 साल के बाद अगर रीअपॉइंट करना है 2 साल, वहाँ भी कूलिंग ऑफ पीरियड 2 इयर्स है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड all the important provisions relating to Nidhi companies as given under the section 406 of Companies Act 2013 and mainly the rules, that is Company Nidhi Rules 2014 as amended by Companies Nidhi Amendment Rules 2022 with effect from 19th April 2022, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं इन these rules, Company Nidhi Rules 2014. So with this we have completed a topic, that is the Nidhi companies.